हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रदीप सिंह। वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गुरु इंडिया। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो प्लांट बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर में चलता है, उसका फर्स्ट लेक्चर है। इसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, पीएच एंड बफर। वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H2O मतलब जिसमें दो एटम होते हैं हाइड्रोजन के, दो एटम होते हैं हाइड्रोजन के और एक एटम होता है ऑक्सीजन। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करते हैं तो वो होता है 1s। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो k कक्षा के s ऑर्बिट में जो है फिल हो जाता है। ठीक। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का होता है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2,6 होता है। अगर इसको हम ऑर्बिट में तोड़ते हैं तो 1s2, 2s2 और 2p4 2p4। अगर 2p की स्ट्रक्चर की बात करें तो p में 3 चैम्बर होते हैं। तो जो 2p के जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे वो 1, 2, 3, 4। एक इसकी स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है 2p। अब आप देखोगे 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स की जो है भरने की स्पेस है। अगर हम 2p की बात करें तो 2p में अगर आप देखोगे एक तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए खाली जगह है और एक ये इलेक्ट्रॉन के लिए खाली जगह है। और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेता है और दूसरे हाइड्रोजन से दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है। इस तरीके से क्या होता है कि ऑक्सीजन का ऑक्टा नंबर कंप्लीट होता है। ऑक्टा नंबर का मतलब ये होता है कि हर एक एलिमेंट ये कोशिश करता है या इसलिए पेयरिंग करता है किसी अदर एटम से ताकि उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से लेता है? वो एक हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, दूसरे हाइड्रोजन से दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है, जिससे ऑक्सीजन का ऑक्टा नंबर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात होगी किसके बारे में? वाटर के बारे में। ठीक। अब थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में चलते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। Water is a unique and essential molecule in biochemistry. Its properties are crucial for the structure and function of biological molecules and process. वाटर जो है वो उसको एसेंशियल माना गया है और इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स है। क्यों इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स है? क्योंकि बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो किस में डिजोल्व हो जाती है? वो वाटर में डिजोल्व हो जाती है। ठीक है ना? क्योंकि वाटर जो है मैक्सिमम चीजों को डिसॉल्व कर लेता है, इसलिए वाटर को क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। ठीक है ना? अब इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज है पोलरिटी। ठीक है। तो वाटर जो होता है वो एक पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। पोलर मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि उसको अगर हम क्या करें, वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है। पोलरिटी का मतलब क्या होता है कि ये जो है वो इजीली H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में टूट जाता है। ठीक है। मतलब ये अपने जो चार्ज होता है इसके एटम्स पर, उसमें ये इजीली टूट जाता है। द ऑक्सीजन एटम हैज ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्यों नेगेटिव चार्ज उसके पास? पार्शियल नेगेटिव चार्ज
क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो गेन करता है। क्यों करता है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है, इसलिए उस पर कैसा नेगेटिव चार्ज होता है। एंड द हाइड्रोजन एटम हैव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो डोनेट करता है किसको? ऑक्सीजन। ठीक, इसलिए जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगता है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन क्या गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, उनके पास उन पर नेगेटिव चार्ज लगता है। वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन देने वाला एटम पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन लेने वाला एटम्स नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते हैं या गेन करते हैं, उतने ही उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लग जाता है। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज के बारे में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद ईच अदर which are responsible for many of its unique properties। हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होता है, जब हाइड्रोजन 3 एटम में से किसी भी एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, या तो ऑक्सीजन के साथ, या किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, या किसके साथ, F फ्लोरीन के साथ। इन तीनों में से किसी के साथ जब बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहलाता है। ईच वाटर मॉलिक्यूल्स कैन फॉर्म अप टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो H2O में, H2O के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जिसके द्वारा हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के द्वारा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, किसके अकॉर्डिंग, H या तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करे, या N के साथ, या F के साथ, तो उनके बीच में जो बना हुआ बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, वो होगा H बॉन्ड। क्या होगा बेटा, वो होगा H बॉन्ड, ठीक है, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स दे देते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कोहेशन एंड एडिशंस, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, कोहेशंस एंड एडिशंस। कोहेशंस का मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल स्टिक टू ईच अदर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मतलब ये है कि हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में, उसकी ड्रॉप जो है वो अटैच होती है, ठीक है ना, उसकी ड्रॉप जो है वो कैसी होती है, वो अटैच होती है। जब 2 ड्रॉप आपस में जो अटैच होती है, उनके बीच में जो अटैचमेंट होता है, उस अटैचमेंट को क्या बोलते हैं, कोहेशंस, ठीक है। मतलब ऐसा कोई अटैचमेंट जो एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता हो, ठीक है ना। मतलब अटैचमेंट, ऐसा अटैचमेंट जो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये भी वाटर की ड्रॉप है, H2O की ड्रॉप है, और ये भी H2O की ड्रॉप है, तो एक ही जैसे मॉलिक्यूल तो हुए, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, जो अट्रैक्शन हो रहा है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोहेशंस। और एडिशंस का मतलब क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल स्टिक टू अदर सरफेस एड इन प्रोसेस लाइक कैपिलरी एक्शन। जब दूसरा देखा होगा, जब वाटर मॉलिक्यूल्स किसी सरफेस से अटैच होता है तो इजीली नहीं ड्रॉप होता, मतलब इजीली नहीं छूटता, क्या बन जाती है, उसकी ड्रॉप बन जाती है। मतलब सारे सरफेस से, ऐसा नहीं कि पानी एक साथ गिर जाएगा, सारी सरफेस से वो एक जगह कलेक्ट होगा, फिर ड्रॉप्स बाय ड्रॉप गिरता है, ठीक है ना। क्यों ड्रॉप बाय ड्रॉप करता है, क्योंकि इस वाटर मॉलिक्यूल्स के और इस सरफेस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है ना, दोनों को अटैच करने के लिए एक फोर्स लगता है। जब ये फोर्स थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो वो सरफेस को छोड़कर वो ड्रॉप नीचे गिर जाती है। तो वो जो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, जिससे ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना, उसको बोला जाता है एडिशंस। मतलब कोहेशंस का मतलब होता है वाटर के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, और कोहेशन का मतलब होता है जब वाटर का किसी दूसरी सरफेस के साथ अटैचमेंट होता है। तीसरी बात, जो फोर्थ नंबर का जो प्रॉपर्टीज है वो है हाई स्पेसिफिक हीट। वाटर कैन एब्जॉर्ब और रीच ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विद ओनली ए साइलेंट चेंज इन इट्स ओन टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि जब वाटर किसी के अंदर फिल कर दिया जाता है और उसको हम गर्म करते हैं,
तो वो चीज इजीली गर्म नहीं होती, क्योंकि मैक्सिमम हीट जो है वो कौन ऑब्जर्व कर लेता है, उसका वो अंदर जो फिल किया हुआ वाटर है वो उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं। हम दो बलून लेते हैं, क्या लेते हैं, दो बलून लेते हैं, ठीक है, ये बलून ए और ये बलून बी, इसको हम नाम दे देते हैं। ये हमने क्या करा, पहले बलून को हमने खाली छोड़ दिया, उसमें क्या भर दी, सिर्फ उसमें एयर भर दी, ठीक है, उसमें क्या भर दी, उसमें एयर भर दी। दूसरे बलून में हमने क्या करा, दूसरे बलून में हमने पानी भर दिया, वाटर भर दिया H2, ठीक है, H2 भर दिया, इसको नाम दे दिया हमने B। अब अगर हम ए बलून को हीट करते हैं तो वो विद इन सेकेंड क्या होगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा, जिसके अंदर हमने हीट भरी है उसको जरा सा हम गर्म करेंगे तो वो विद इन सेकेंड फट जाएगा। जबकि अगर हम किसको, बी वाले बलून को भरेंगे, को हीट करेंगे जिसके अंदर क्या है, वाटर है, तो वो एक साथ से नहीं फटेगा। क्यों नहीं फटेगा, क्योंकि जैसे हम इसको हीट करेंगे इसके अंदर जो वाटर है वो क्या करता रहेगा, उस हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा, ठीक है, क्या करता रहेगा, उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा। तो हम ये देख सकते हैं कि जो बलून बी है वो जो है हीट जो है उसकी H2O एब्जॉर्ब करता रहता है, जबकि ए वाले बलून में जो एयर है वो उसकी हीट को क्या करती है, एब्जॉर्ब नहीं करती, जिसकी वजह से जो है बलून ए इजिली फट जाएगा। दिस प्रॉपर्टीज हेल्प मेंटेन स्टेबल टेम्परेचर इन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन सभी के अंदर वाटर कंटेंट होता है, उन सभी के अंदर अच्छा खासा वाटर कंटेंट होता है लिविंग्स के अंदर। इसलिए ही जैसे ही बॉडी का, जैसे ही एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज होता है तो बॉडी के अंदर जो H2O है वो क्या करता है, उसको स्टेबल रखने का काम करता है, क्योंकि वाटर जो होता है वो लिविंग्स के अंदर जो वाटर होता है उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। नेक्स्ट है हाई हीट वेपराइजेशन। A considerable amount of energy required to convert water from liquid to gas. Liquid to gas का मतलब क्या होता है, तीन चीज होती है, एक तो होता है सॉलिड, एक होता है क्या लिक्विड, और एक होता है क्या गैस, ठीक है। जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो जिस टेम्परेचर पर वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उसको बोलते हैं क्या चीज, मेल्टिंग पॉइंट। उसको क्या बोला जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। मतलब वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। और जब कोई लिक्विड किसी गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, जब उसकी स्टेज चेंज होती है लिक्विड से गैस की, तो जिस टेम्परेचर पर वो कन्वर्ट हो रहा है उसको बोला जाता है क्या, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो तीनों स्टेज में पाया जाता है, आइस की फॉर्म में सॉलिड, वाटर की फॉर्म में लिक्विड और गैस की फॉर्म में वेपर। तो जब ये वाटर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है, गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए एक सफिशिएंट टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो वही लिखा है, ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस। अब ये प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी लिविंग्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोसेस लाइक स्वेटिंग। स्वेटिंग का मतलब क्या होता है, पसीना आना। जब किसी को पसीना आता है तो क्या होता है कि वो जो है वाटर जो है, स्वेट जो है वो वेपर बन के बॉडी से निकल जाता है। और दूसरा क्या है, ट्रांसपिरेशंस इन प्लांट्स, ठीक है। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, वाष्पीकरण, ठीक है ना। मतलब जो प्लांट्स जो होते हैं वो उनमें से जो एक्सेस मात्रा में जो वाटर होता है वो वेपराइजेशन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की, सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज। वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिसॉल्व ए वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंस। वाटर को क्या माना जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि सभी चीजों को तो नहीं बोल सकते, लेकिन हम मैक्सिमम चीजों को वाटर में डिसॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। मतलब अधिकतर चीजों को पानी में डिसॉल्व किया जा सकता है, घोला जा सकता है, इसलिए वाटर को क्या माना जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है। फैसिलिटीज केमिकल रिएक्शंस बाय डिसॉल्विंग रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। जब भी हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं
ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में जो रिएक्टेंट डाले जाते हैं वो वाटर में डिसॉल्व किए जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल रिएक्शंस के लिए। ठीक है ना। मैक्सिमम केमिकल्स जो है वो किस में डिसॉल्व किए जाते हैं, वो वाटर में डिसॉल्व किए जाते हैं, जिसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोल देते हैं। ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, डेंसिटी ऑफ आइस। डेंसिटी ऑफ आइस का मतलब क्या है, जब वाटर लिक्विड फॉर्म से किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, आइस बनाता है। आइस इज लेस डेंस देन लिक्विड वाटर ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्मिंग ए क्रिस्टलन स्ट्रक्चर। अगर हम बात करते हैं किसी गिलास में, अगर हम क्या लें, पानी लें, ठीक है, उसको यहां तक पढ़ते हैं, तो जैसे इस वाटर को क्या करा जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट किया जाएगा, तो ये क्या होगा, आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आइस फॉर्म में जैसे ये कन्वर्ट होगा तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्रिस्टलन स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो जिससे क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं जब भी आप फ्रिज में बोतल रखा करो, फ्रीजर में, तो थोड़ा सा खाली करके बोतल रखा करो, पूरा भर का मत रखो, खाली करके रखो, क्योंकि जैसे ही वो आइस में कन्वर्ट होगा वो क्या होगा, बॉटल को फाड़ देगा। क्यों, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत भी स्पेस नहीं है। ठीक है ना। इसी प्रॉपर्टीज की वजह से क्या होता है, ठीक है ना, दिस अलाउ आइस टू फ्लोट ऑन वाटर प्रोवाइडिंग इंसुलेशंस फॉर एक्वाटिक लाइफ इन कोल्ड इन्वायरमेंट। क्योंकि जब लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना, तो उसकी डेंसिटी कैसी होगी, थोड़ा सा डेंसिटी उसकी थोड़ी बढ़ जाएगी, और क्या होगा, वो पानी के ऊपर तैरना स्टार्ट कर देगा। मतलब आइस जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है, तैरती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी, water is transparent allowing light to penetrate, which is essential for all photosynthesis and aquatic solutions. वाटर जो होता है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अगर उसमें कोई कलर मिक्स नहीं किया जाए तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। क्यों ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, उसकी प्रॉपर्टीज ये, जो एक्वाटिक प्लांट होते हैं, जो प्लांट एक्वाटिक प्लांट होते हैं, उसमें जो है बॉटम तक जो है, जब वाटर जो है ट्रांसपेरेंस होगा तो सनलाइट जो है उन एक्वाटिक प्लांट की सरफेस तक पहुंच पाएगी, जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस इजीली कर पाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, पीएच। पीएच इज ए मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। It indicates the acidity और alkalinity of the solution। बात करते हैं पीएच की, तो पीएच क्या होता है, किसी एक सॉल्यूशन, कोई एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में क्या है, हाइड्रोजन आयन की जितनी भी कंसंट्रेशन है, H पॉजिटिव आयन की जितनी कंसंट्रेशन है, वो क्या करेगी, उसको पीएच को डिनोट करेगी। इसके द्वारा क्या है, पीएच के द्वारा क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक कंडीशन, एसिडिक प्रॉपर्टीज का है या एल्कलाइन प्रॉपर्टीज का है, ठीक है ना। मतलब अम्ल है, इसको हिंदी में बोलेंगे अम्ल है या क्षार है, तो किसके द्वारा पता चलता है, उसके पीएच के द्वारा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है किसी भी सॉल्यूशन में कि क्या चीज, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को उसके पीएच के द्वारा कनेक्ट करती है। अब इसका एक स्केल होता है जिस पर इसको मापा जाता है। उस स्केल की रेंज होती है 0 to 14। मतलब हम क्या करें, एक स्केल बना लें यहाँ से यहाँ तक, और उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, 0 होगा, और उसका लास्ट पॉइंट क्या होगा, 14। ठीक है, बीच में कहीं 7 होगा, ठीक है, बीच में कहीं 7 होगा। तो जो 7 है वो कैसा है, वो न्यूट्रल है। 7 कैसा है, वो न्यूट्रल है, उदासीन है, ठीक है ना। और 7 से अगर हम 0 की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। मतलब इधर को जाने पर क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। कैसा होगा, मोर एसिडिक होगा। और 7 से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो कैसा होगा, मोर एल्कलाइन होगा। कैसा होगा, मोर एल्कलाइन। मतलब अगर किसी का पीएच कितना है, अगर किसी का
pH 1 है और किसी का pH कैसा है, किसी का pH 6 है। तो अगर हम इन दोनों की कंपैरिजन करें तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, pH 1 वाला ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, एज कंपेयर टू pH 6। अब उसकी अगर इधर बात करते हैं, अगर किसी का pH कितना है, अगर किसी का pH है कितना 8 और दूसरा कर देते हैं जिसका pH कितना है, इसका pH है 13, तो इसमें मोर एल्कलाइन कौन सा होगा, जिसके अंदर मोर अधिक क्षारीय कौन सा होगा, तो वो होगा pH 13 वाला, ठीक है ना। मतलब 7 से अगर 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिक प्रॉपर्टीज बढ़ती चली जाएंगी, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, और 7 से अगर 14 की तरफ जाएंगे तो उधर मोर कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, ओ सॉरी एल्कलाइन होगा, बेसिक होगा, ठीक है। तो ये है pH। pH इंडिकेट्स एन एसिडिक, अगर pH कैसा है 7 से कम 7 से ज्यादा कैसा होगा, वो एल्कलाइन होगा, क्षारीय जिसको हम बोल देते हैं, बेसिक। अब इसकी इंपोर्टेंस क्या है, pH की इंपोर्टेंस क्या है, तो फर्स्ट बात करते हैं एंजाइम एक्टिविटीज के लिए। एंजाइम एक्टिविटीज के लिए मेनी एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू pH एंड हैव ए ऑप्टिमम pH एट विच देयर फंक्शन बेस्ट। कुछ मतलब अधिकतर एंजाइम्स ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं, pH सेंसिटिव होते हैं। अगर pH में कोई भी चेंजेस होता है तो उन एंजाइम्स की जो फंक्शन करने की जो प्रॉपर्टीज है वो इफेक्ट होगी। उन एंजाइम्स की फंक्शनलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, उन्हें एक ऑप्टिमम पीएच पर लाना होगा या ऑप्टिमम पीएच उनको प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, मेटाबॉलिक प्रोसेस, सेलुलर फंक्शंस एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफन डिपेंड्स ऑन मेंटेनिंग ए स्पेसिफिक पीएच। जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है, जिसमें चाहे एनाबॉलिज्म हो चाहे कैटाबॉलिज्म हो, सारी की सारी मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है वो एक ऑप्टिमम पीएच पर ही कैसी होती है, परफेक्ट फंक्शन करती है। अगर उसका पीएच चेंज हो जाता है तो उनकी प्रॉपर्टीज में जो है चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा दे रखा है स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड कैन बी अफेक्टेड बाय द पीएच चेंजेस। जो प्रोटीन्स होते हैं या न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो उनकी स्ट्रक्चर्स जो है कैसी होती है, एक क्वार्टरनरी, जैसे प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन जो है वो टर्सरी या कौन सी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। अगर क्या करें इस पर हम उनका पीएच चेंज कर दें, ठीक है, मतलब एसिडिक पीएच अगर डाल दें तो क्या होगा, ये टर्सरी या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, अपनी प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई प्रोटीन्स या कोई बायोमोलिक्यूल्स अपनी फाइनल स्ट्रक्चर से अपनी प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोला जाता है डीनेचुरेशन। ये डीनेचुरेशन पीएच की वजह से भी हो सकता है, टेम्परेचर की वजह से भी हो सकता है, या अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो पीएच क्या होता है, वो अगर ऑप्टिमम पीएच है या सुइटेबल पीएच है तो क्या होगा, जो स्ट्रक्चर है बायोमोलिक्यूल की स्ट्रक्चर है वो कैसी रहेगी, स्टेबल रहेगी, और जैसे ही पीएच चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, डीनेचुरेशन की प्रोसेस कन्वर्ट हो जाएगी। अगर नेक्स्ट दे रखा बफर सिस्टम, बफर आर सॉल्यूशन दैट रेसिस्ट चेंज इन पीएच देन एसिड और बेस आर एड, ठीक है। दे आर क्रूशियल इन मेंटेन द पीएच फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम। कॉमन बायोलॉजिकल बफर इंक्लूड्स बायोकार्बोनेट्स और फॉस्फेट एंड द प्रोटीन बफर। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में भी पढ़ेंगे इसके बारे में। ऐसे सॉल्यूशंस जो क्या होते हैं, जो पीएच सेंसिटिव नहीं होते, उनमें अगर हम थोड़ा सा एसिड की मात्रा डाल दें या बेस की मात्रा डाल दें तो उनका पीएच वैल्यू चेंज नहीं होता, ठीक है ना। मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिनमें नॉर्मल एसिड या नॉर्मल बेस का कोई भी इफेक्ट ना पड़ता हो, बफर सॉल्यूशन का कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके बारे में पढ़ते हैं डिटेल से। बफर क्या होते हैं, बफर आर सॉल्यूशंस दैट हेल्प मेंटेन ए स्टेबल पीएच इन ए सिस्टम बाय न्यूट्रलाइजिंग एडिंग एसिड और बेस। मतलब क्या है इसका,
बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें अगर हम एसिड या बेस भी ऐड कर देते हैं तो उनके पीएच का कोई भी चेंज नहीं होता। इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं तो बफर typically consist of a weak acid and its conjugated base और a weak base and its conjugated acids। ठीक है ना। कैसे किस तरीके से बनते हैं बफर? या तो वीक एसिड होगा और उसका कंजुगेटेड बेस होगा, या वीक बेस होगा और उसका कंजुगेटेड एसिड होगा। ठीक है ना, मतलब एक वीक होगा और दूसरा उसको कंजुगेटेड होगा। They work by reacting with addition pH और OH ions to minimize pH changes। ठीक है, उनके अंदर H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस ऐड करते हैं ताकि उसका pH की जो है उस चेंजेस को क्या करते जाए, मिनिमाइज करते जाए। बफर कैपेसिटी, द बफर कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस that a buffer can neutralize before the significant change in pH occur। ठीक है ना। बफर कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि उसके अंदर अगर हम एसिड या बेस अगर हम डालते हैं तो उसका जो pH है वो क्या करता जाता है, वो न्यूट्रलाइज करता जाता है, उसके pH में कोई भी चेंजेस नहीं होता। इट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बफर कंपोनेंट्स एंड द pH रिलेटिव टू द बफर्स pK। ठीक है ना, pKa, the pH at which the acidic is half dissociated। ठीक है ना। तो बफर द डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बफर किस पर डिपेंड करती है, वो रिलेटेड जो है बफर pKa पर डिपेंड करती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बायोलॉजिकल बफर्स जो हैं, जो मतलब बायोलॉजिकल बफर जो होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एज ए बफर का काम करता है, वो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम होता है। कौन सा होता है? बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। ठीक है ना, जिसका कार्बोनिक एसिड जो है वो काम करता है, जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3। इसमें HCO3 नेगेटिव जो है ये कैसा होता है, ये बेस होता है, और H पॉजिटिव जो है वो एसिडिक की तरह काम करता है। ठीक है ना। ये क्या करता है, इसका इंपोर्टेंस क्या है? इंपोर्टेंस इन मेंटेनिंग ब्लड पीएच, जो ब्लड में जो पीएच होता है उसको मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है। दूसरा होता है फॉस्फेट बफर सिस्टम। फॉस्फेट बफर सिस्टम H2PO4। ठीक है ना, H2PO4 तो नेगेटिव जो है। ठीक है। और दूसरा होता है H2PO4 डबल नेगेटिव। ठीक है, प्लस इसमें H आयंस निकल जाता है, तो ये क्या हो गया, ये OH नेगेटिव की तरह काम करेगा, ये H पॉजिटिव की तरह काम करेगा। इसका फंक्शन क्या होता है, ये एक्टिव इन द इंटर सेलुलर फ्लूइड्स, जो इंटर सेलुलर फ्लूइड्स जो होते हैं, ठीक है ना, उसमें ये पीएच को मेंटेन करता है। दूसरा होता है प्रोटीन्स बफर। प्रोटीन्स बफर कंटेन अमाइनो एसिड विद साइड चेन दैट कैन एक्सेप्ट और डोनेट H पॉजिटिव एंड एडिंग इन द बफर रेगुलेशंस। ठीक है, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो ऐसे बफर की तरह काम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो साइड चेन होती है, ठीक है ना, जो R ग्रुप जो होता है उसको हम साइड चेन करके बोलते हैं, उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो H पॉजिटिव आयंस को डोनेट या एक्सेप्ट कर सकता हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। इसी तरीके की बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रो प्रोपगेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियो है, लेक्चर्स हैं, वो अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर कोर्सेज के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस कंटेंट के अनुसार आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।